दोस्तों स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और दोस्तों ये जो पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र है 7 अप्रैल 2024 को यानी कि पिछले दिन ये परीक्षा आयोजित हुई थी एचपीपीएससी के द्वारा। और प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रश्न का स्तर जो था वो ठीक ही था, ना तो बहुत आसान था और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन भी था। कुछ एक प्रश्न बहुत आसान भी थे, परंतु पीजीटी का इससे पहले इस तरह का पेपर नहीं हुआ करता था। जो अभी कल का जो पेपर हुआ है ये एचपीपीएससी का एक नया प्रयोग है। हम कह सकते हैं कि नया प्रयोग ही इन्होंने किया है, क्योंकि पेपर का जो स्तर था वो ठीक ही था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और विश्लेषण वर्ग चर्चा भी हम करेंगे, व्याख्यात्मक हल भी करेंगे और सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। 100 के 100 प्रश्न होंगे हमारे यहाँ पे। मैंने एक वीडियो इससे संबंधित पहले भी डाली थी, परंतु उसमें कुछ वॉल्यूम से संबंधित समस्या आ गई थी, जिस कारण मुझे दोबारा से ये रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं फिर से और पढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न था, ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगत युग्म है। ठीक है, जहाँ पे मुझे प्रमाण की आवश्यकता लगेगी मैं आपको प्रमाण भी दूंगा कि इसका ये जो प्रश्न है इसका ये उत्तर होना चाहिए, और मैंने इसको ढूंढा है बहुत सारी किताबों को देखते हुए। तो विकल्प रखता हूँ, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी, ठीक है, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें से जो वैषम्य की दृष्टि से असंगत है दोस्तों वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाना चाहिए, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ईदगाह कहानी में चित्रित नहीं हुई है। ठीक है, भारतीय संस्कृति तो चलो देखने को हमें मिल जाती है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका असंगत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों हमारा कथन पूछा गया था उर्वशी से, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ था। ठीक है, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है। शोणित यानी कि खून। ठीक है, रक्त। निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। ठीक है, उर्वशी में उपयुक्त कथन किसका है? ये पुरुरवा का, ओसिनेरी का, उर्वशी का या महामात्य का? ठीक है, तो ये जो कथन था दोस्तों ये उर्वशी का ही था। ठीक है, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या था, और ये बहुत आसान सा प्रश्न था। मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ एक प्रश्न बहुत आसान थे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो। ठीक है, कवि पुष्पदंत का संबंध है सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, रासो साहित्य, उपरोक्त तीनों से, स्वतंत्र साहित्य से। ठीक है, तो कवि पुष्पदंत का जो संबंध है वो जैन साहित्य से था। आसान प्रश्न था ये। अगला देखिए, सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और ब्रजनंदन सहाय। तो सौंदर्य उपासक जो उपन्यास है इसके लेखक है ब्रजनंदन सहाय। अगला देखिए दोस्तों, संरचनावाद की आधारशिला रखी। ठीक है, संरचनावाद की प्रवर्तक यानी कि, ठीक है, आपके विकल्प थे फर्दिनेट द सस्यूर ने, ठीक है, रोलावार्थ है, क्लाद लेवी स्ट्रास ने, ठीक है, जैक्स लाकान ने। तो ये आपके चार विकल्प थे और आपके सिलेबस में भी था संरचनावाद, जैसे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, सिलेबस को पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें। तो संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं पहला विकल्प सही है, सस्यूर। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न था हमारा कि आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आनंद की प्राप्ति, लोकोत्तर अनुभूति, अत्यंत सौंदर्य की सृष्टि और आवेगों की विश्रांति। ठीक है, ये आपके चार विकल्प थे। तो आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य जो है दोस्तों वो होना चाहिए आवेगों की विश्रांति। ठीक है, उनका मूल्य सिद्धांत आपके सिलेबस में शायद मुझे लग रहा है कि लगा हुआ था। मूल्य सिद्धांत में उन्होंने कहा है दोस्तों, ठीक है, क्या कहा है कि प्रवृत्ति मूलक आवेगों को संतुष्ट करना ही काव्य को उद्देश्य होना चाहिए। तो आवेगों की विश्रांति। ठीक है, ये आपका चौथा विकल्प सही हो जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। ये आपके सिलेबस में है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक से ये कथन उद्धृत है। ठीक है, अलका का ये संवाद किसके प्रति है? ये प्रश्न पूछा गया। अंबिक के व्यवहार पर रोष के प्रति, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य है, सिंहरण को प्रेरित करने हेतु है, चाणक्य के समक्ष स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा? दूसरा दोस्तों, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य है ये। ठीक है, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य है, आपका विकल्प दूसरा सही हो जाता। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? मल्लिका के भीतर की टूटन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला पात्र कौन है दोस्तों? ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का नाटक है शायद, जो कि आपके सिलेबस में भी लगा हुआ था, उससे ये कथन पूछा गया है। ठीक है, कालिदास विलोम मातुल्य निक्षेप। ठीक है, तो कालिदास जो इस नाटक के नायक भी है।
अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वो लगती है, तरंगों से फेंकी मणि एक, नीरब निशीत में लतिकासी, घन तिमिर में चपला की रेखा, ठीक है, प्रथम कंप सीमत वाली। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रश्न इसका उत्तर मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, कमेंट में मैं बता दूंगा। अभी मैंने नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं ढूंढने के बाद, कामायनी को पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या था इसमें। ठीक है, तो इसको भी डॉटफुल ही आपके रख के चलिए। ठीक है, परंतु मेरे अनुसार पहला सही जाना चाहिए। ठीक है, जितना मैंने एक बार शायद कामायनी को पढ़ा था, परंतु ध्यान से नहीं पढ़ा था, फिर भी देखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले हुए दोस्तों, काल क्रमानुसार सबसे पहले आचार्य कौन हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। दंडी, उद्भट, रुद्रट या वामन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इनमें दंडी हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले भर्तमुनि, भर्तमुनि के बाद भामा और भामा के बाद दंडी। ठीक है, तो दंडी आपका विकल्प ये सही हो जाता। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या बन गया था कि इन मुसलमान हरिजनन बरकोटिक हिंदू बारिये। भर्तमुनि ने ये पंक्ति किस कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कही है। आमिर खुसरो, अब्दुल रहमान खान खाना, उसके बाद रस खान और नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रस खान के संबंध में कही हुई पंक्तियां हैं। ठीक है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये। ठीक है, उत्तर भक्तमाल एक ग्रंथ लिख रहे थे, आपको पता ही होगा दोस्तों, हिंदी साहित्य में भक्तमाल ग्रंथ लिखने की परंपरा रही है और समृद्ध परंपरा रही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी उत्तर भक्तमाल नामक एक ग्रंथ लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, परंतु वो अधूरा है, इस बात का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है इनमें से, प्रगतिवाद की विशेषता प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी थी। व्यंग्यात्मकता, लोकोन्मुखता, जनभाषा और व्यक्तिवाद है। ठीक है, तो प्रगतिवाद की जो विशेषता है दोस्तों, वो व्यक्तिवाद नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवाद किसकी विशेषता है, व्यक्तिवाद प्रवृत्ति जो है दोस्तों, ये छायावाद की है, ना कि प्रगतिवाद की। ठीक है, तो आपका अंतिम विकल्प सही है। अगला देखिए दोस्तों, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है इनमें से एक। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह इनका पूरा नाम है, इनका निबंध नहीं है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। ठीक है, तो कछुआ धर्म नहीं है क्योंकि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि वह काव्य अनुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता हो। ठीक है, एक रसानुभूति की क्षमता है के लिए एक अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, जो काव्य अनुशीलन करता हो, रसानुभूति की क्षमता जिसमें हो, जो काव्य पढ़ने के योग्य हो, उसके लिए यदि अभिनव गुप्त जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो कौन सा शब्द है। नागरिक का है, प्रेक्षक का है, सहृदय का है या सामाजिक का है, तो सहृदय का है दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं है। नवदा भक्ति के अंतर्गत कौन नहीं आता, कीर्तन, गुण महिमा, पाद सेवन या स्मरण। ठीक है, तो गुण महिमा नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, कृति कृतिकार की दृष्टि से आसंगत युगम कौन सा है। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया, तुम्हारा परसाई शांति कुमार जैन, याद हो कि ना याद हो हरिशंकर परसाई। ये गलत है दोस्तों, आसंगत है, क्योंकि याद हो ना कि याद हो ये काशीनाथ सिंह जी का संस्मरण है, ना कि हरिशंकर परसाई जी का। अगला देखिए दोस्तों, विमर्शों के केंद्र में आग्रह किसका होता है, सहानुभूति का, सहानुभूति का, समानानुभूति का या परानुभूति का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न को मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की है, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। अगर आपको भी लगता हो तो आप कमेंट के बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इसका ये होना चाहिए आपके अनुसार। ठीक है, बाकी HPPSC क्या मानता है इसे हम विचार करेंगे। ठीक है, तो मेरे अनुसार समानानुभूति होना चाहिए दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य या कि जितना भी विश्व का साहित्य, उसमें से वर्तमान में समकालीन साहित्य में विमर्शों पर बहुत जोर है। ठीक है, स्त्री विमर्श आप देख सकते हैं, दलित विमर्श आप देख सकते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध विमर्श रहे हैं। ठीक है, आदिवासी विमर्श चल पड़ा है, वृद्ध विमर्श चल पड़ा है। तो विमर्शों के केंद्र में क्या है दोस्तों, विमर्शों के केंद्र में जैसे स्त्री विमर्श है, तो स्त्री जो विमर्श है उसमें स्त्री कहती हैं कि स्त्री और पुरुष एक होने चाहिए। ठीक है, दलित विमर्श भी समानता की बात करता है कि उनको भी सम्मान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आदिवासी विमर्श भी, ठीक है, तो समानता की बात करता है, समानानुभूति। मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा विकल्प सही होना चाहिए मेरे मतानुसार, मेरे अनुभव के आधार पर। ठीक है, बाकी इसका ज़्यादा पता नहीं है। अगला देखिए, प्राकृत और उसके केंद्र का कौन सा युग्म सही है दोस्तों। एक युग्म जो है वो सही होगा प्राकृत और उसके भाषा का। ठीक है, प्राकृत का केंद्र, ठीक है, स्थान और उसकी भाषा का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सौर सैनिक कौशल है, अर्धमागधी विदर्भ है, ठीक है, महाराष्ट्री और मगध है, और पैसाची सिंध है। ठीक है, तो पैसाची और सिंध दोस्तों ये सही है। ठीक है, पैसाची जो ये भाषा थी पंजाब के क्षेत्र की, सिंध अफगानिस्तान
ठीक है। तो उस क्षेत्र की भाषा थी पैशाची, ठीक है। महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्रियन अब प्राकृत होनी चाहिए, ठीक है। अर्धमागधी जो है कौशल की के आसपास की थी, ठीक है। चलिए इन पे बात करेंगे हम कभी। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रस सिंगार मंजुन किए, कंजुनु भंजुनु दैन, अंजुनु रंजुनु हूँ बिना खंजुनु गंजुनु नैन, ठीक है। उपरोक्त दोहे में नेत्रों के संदर्भ में खंजन पक्षी का उल्लेख हुआ है, तो क्यों हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। नेत्रों की दीर्घता और नुकीलेपन को व्यक्त करने के लिए, नेत्रों के आकार और प्रकृति की आकृति होने को बताने के लिए, नेत्रों के वर्ण और चंचलता को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, नेत्रों की मादकता को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी मैं कंफ्यूज हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका विकल्प क्या होना चाहिए, अंतिम विकल्प सही हो जाना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए मेरे अनुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है दोस्तों, एक ही आपको बताना था। देशभक्ति और राजभक्ति का योग, खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, नए नए विषयों की ओर उन्मुखता, परंपरागत भाषा एवं छंदों का उपयोग, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना था। तो परंपरागत भाषा एवं छंदों का उपयोग नहीं है, देशभक्ति और राजभक्ति के योग उनका मिलता है, खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार उन्होंने किया, नए नए विषयों की ओर उन्मुख भी वो दिखते हैं, ठीक है। अंतिम विकल्प आपका असंगत यानी कि सही है, विशेषता नहीं है भारतेंदु जी के काव्य की। अगला देखिए दोस्तों, दिन प्रति जात सहज गोपचारण गोचारण गोप सखाले संग, बास बास रगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग, को व्यापक पूर्ण अविनाशी को विधि वेद अपार, सूर व्रथा बकवाद करत हो या व्रज नंदन कुमार। उपरोक्त काव्य पंक्ति में प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, ये किस भाव की भक्ति है, ठीक है। इस जो ये पद है को पढ़ने के बाद मुझे से लगता है कि यह साख्य भाग की भक्ति होनी चाहिए, ठीक है। आपका विकल्प तीसरा सही जाना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का वही, ठीक है। वो नशा ही क्या जिस नशे करने के बाद आपको वही लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है वचन की इस काव्य पंक्ति में किसकी ओर संकेत है, अर्थ संकेत की प्लायन बाद का है, लोकोन्मुखता का है, इंद्रिय सुख की चरमावस्था का है, नैतिक रूढ़ियों के अस्वीकार का है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोस्तों बी विकल्प सही जाना चाहिए, लोक विमुक्ता का, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी रचना एक ही कवि की है, अकेला ये दीप अकेला, नदी के द्वीप, चक्रांत शिला और कलगी बाजरे की, ठीक है। तो पहला विकल्प सही है दोस्तों ये, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं दोस्तों, ये आगे जी के चक्रांत शिला इनकी ही रचना है दोस्तों। ये असाध्य विनय इनका एक काव्य संग्रह है, उसके दो भागों में विभाजित है वो, ठीक है। एक चक्रांत शिला है और एक चक्रांत शिला और दूसरा अभी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये तो सही है, यहाँ पे देखिए पैसोला की प्रतिध्वनि, आंसू, कामायनी, तो ये तो हो गए प्रसाद जी के, परंतु परिवर्तन यहाँ पे पंक्ति का आ गया, ठीक है। तो ये पंत दे रहे कविता पंत की आ गई परिवर्तन, तो यहाँ पे ये दूसरा विकल्प भी गलत है हमारा, ठीक है। ताज चांदनी नौका बिहार जूही की कली, ठीक है, ये तो आगे आपके पंत के, परंतु यहाँ पे ये निराला जी का आ गया जो भी गलत है, ठीक है। बादल राग ध्रुत झरो विधवा राम की शक्ति पूजा, ठीक है, ध्रुत झरो अब यहाँ पे पंत का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये तीन विकल्प गलत हैं और पहला विकल्प आपका सही है। चलिए अगला देखिए, भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा, ये आपको बताना था। ब्रजभाषा में उक्रांतता की प्रवृत्ति मिलती है, सही है, ठीक है। अवधि में संज्ञा के तीन रूप मिलते हैं, ये भी सही है, परंतु इसका और इसका मुझे पता नहीं है, जिनमें से एक ये गलत होगा, ठीक है। तो अब इसका मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु चलो मैं देखता हूँ, मिलती हैं मुझे तो कमेंट में ये सारी चीज़ें पिन कर दूंगा जो भी रह जाती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निजता की अतीव आग्रह के कवि हैं रघुवीर साहनी, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र आगे, ठीक है। तो निजता की अतीव आग्रह के जो कवि हैं मेरे अनुसार दोस्तों, मुझे ये मिला नहीं कहीं भी प्रश्न, ठीक है, मैंने बहुत किताबें ढूंढ ली हैं, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र मेरे अनुसार होने चाहिए, बाकी आप कमेंट में आप भी बता सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा बाद में बताने की। अगला देखिए, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश के सांसद मौन है। रोटी और संसद के उपर्युक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति में किसकी व्यंजना है, ठीक है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। तो मेरे देश की सांसद जो है वो दोस्तों मौन है, ठीक है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, पहला विकल्प सही हो जाना चाहिए, क्योंकि पूछा जा रहा है, ठीक है। सांसद विचार करने के लिए अभी विचार कर रही है वो, ठीक है। ये उसकी धूमिल जी की कविता है रोटी और संसद, छोटी सी कविता है परंतु इसमें व्यंग्य बहुत गहरा है, ठीक है। तो पहला विकल्प मेरे अनुसार सही जाना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है,
ठीक है, अभी मैं विकल्प जो आपका सही है उसको ही बताने की कोशिश करता हूँ, माधुर्य प्रसाद और ओज में। ठीक है, ये आपका डी विकल्प यानी कि चौथा सही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए भरतमुनि ने 10 गुणों की चर्चा की, भामा ने 3 गुणों में उनको समेट दिया। ठीक है, माधुर्य प्रसाद और ओज, और मम्मट ने भी 3 गुणों में ही समेट दिया है सब गुणों को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका विकल्प चौथा सही है। अगला देखिए दोस्तों, शिव शंभू की चिट्ठी में संकलित व्यासराय का कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त ने उस समय में भारतीयों की जनसंख्या बताई है। दोस्तों शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है, ये पत्रों का संकलन है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का, ठीक है, जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के लिए वो लिखे थे पत्र। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। परंतु ये जो शिव शंभू का चिट्ठा है इसमें भी 2 भाग है दोस्तों। एक शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ठीक है, एक का नाम शिव शंभू का चिट्ठे और दूसरे का नाम है कुछ खत और चिट्ठे। ठीक है, और ये जिन्होंने जो ये शीर्षक बताया है उपशीर्षक दोस्तों व्यासराय का कर्तव्य, ठीक है, ये जनसंख्या इसमें नहीं बताई गई है दोस्तों। ये खत और चिट्ठी उपशीर्षक के अंतर्गत, ठीक है, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। ठीक है, लॉर्ड मिंटो का स्वागत दोस्तों यहाँ पे ये है, और वहाँ पे बताया गया कि 30 करोड़ भारतीयों की जनसंख्या है। ठीक है, व्यासराय के कर्तव्य में जनसंख्या से संबंधित कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प सही है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नैन क्यों बही जैसे महावट नीरू, तो ही बीनू अंग लाग सरचीरू, टप टप बूंद परही अस ओला, बिरह पवन हुई मोर मारे झोला। ठीक है, नागमती व्योखंड से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियों में किस महीने का वर्णन है? आषाढ़, भादों, पूस या माघ? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है महावट। ठीक है, क्या है? महावट। महावट का अर्थ होता है दोस्तों माघ की झड़ी। ठीक है, आपने कहावतों में भी सुना होगा कि माघ की झड़ी बुरी होती है। झड़ी बुरी होती है, माघ की जो बारिश होती है वो महीना माघ का बुरा माना गया, क्योंकि उसमें बर्फ पड़ने की संभावना रहती है, ठंड बहुत होती है। ठीक है, तो माघ की झड़ी बुरी इस तरह से मिलता है। तो महावट का अर्थ होता है माघ की झड़ी, तो यहाँ पे महावट में ही अर्थ छुपा है, महीने का नाम छुपा है माघ। ठीक है, आपका डी विकल्प सही है। अगला देखिए दोस्तों, रोज कहानी में डैश बज गए की आवृत्ति में क्या है दोस्तों? क्या है इसमें? यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 प्रश्न स्त्री विमर्श से ही पूछे गए हैं, किस कहानी पात्रों से पूछे गए हैं जो कि स्त्री पात्र ही है। ठीक है, आकाशदीप है, पत्नी है और रोज है। ठीक है, थकान का भाव है, कामना निपटाने का बोध, सामान्य सोचन या एक रस्ता का भाव। तो दोस्तों एक रस्ता का भाव है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि अभी 3 बज गए तो उसको लगता है कि अब उसको शाम का खाना बनाना है। ठीक है, उसको लगता है कि बर्तन मांजने, पानी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रस्ता का भाव है, क्योंकि उसको हर दिन करना ही पड़ता है, वो एक रास्ता है उसमें। ठीक है, आपका डी विकल्प सही है। अगला देखिए, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उपयुक्त व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 351 में है दोस्तों। अगला देखिए, काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया। ठीक है, काव्य की आत्मा के संबंध में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन करने वाले कौन थे? ठीक है, बामन, भामा, दंडी या अनंत वर्धन? तो दोस्तों आपका पहला विकल्प सही है, बामन ने, क्योंकि दोस्तों बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इससे पहले भरत मुनि का रस संप्रदाय, ठीक है, उन्होंने रस सूत्र दिया था। ठीक है, विवाहानुभाव या विचारी संयुगात रस निष्पत्ति। ठीक है, उसके बाद भामा का अलंकार संप्रदाय, परंतु भामा ने या भरत मुनि ने कहीं भी अपने रस संप्रदाय या अलंकार संप्रदाय को काव्य की आत्मा नहीं कहा। बामन ने सर्वप्रथम रीति को काव्य की आत्मा का, रीति आत्मा काव्यस्य। ठीक है, ये बामन का कथन था। तो सर्वप्रथम बामन ने ये कहा था, काव्य की आत्मा के संबंध में प्रश्न उठाया था, ये भी आप कह सकते हैं। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? कविता क्या है? निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है? ठीक है, ये आपके सिलेबस में था। कविता क्या बहुत अच्छा निबंध है, हालांकि ये दीर्घ निबंध है, परंतु है बहुत अच्छा कविता के संबंध में, और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आपको विकल्प देता हूँ दोस्तों। कविता स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठाकर, ठीक है, लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती, ये विकल्प सही है दोस्तों। हमारी वृत्तियों पर सभ्यता की आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाएगी। कविता भाव प्रसार द्वारा आक्रमण के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी के विधान को काव्य कहते हैं।
दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका दूसरा गलत है, यानी कि असंगत है। ठीक है, इसमें इसको मैं आपको प्रमाण सहित यहाँ पे बताता हूँ कि इन्होंने क्या कहा कि इससे ये स्पष्ट होता है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाएगी, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, ठीक है, परंतु कवि कर्म कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प गलत है, असंगत है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अशुभ घोष की रचना पर आधारित नाटक है। ठीक है, अशुभ घोष की, ये संस्कृत के कवि हुए हैं। ठीक है, तो इनकी रचना पर आधारित नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, 8वां सर्ग या एक कंठ 20 पाई। ठीक है, 8वां सर्ग जो ये नाटक है दोस्तों सुरेंद्र वर्मा का, एक कंठ 20 पाई दुष्यंत कुमार का, आषाढ़ का एक दिन और लहरों की राजहंस ये मोहन राकेश के नाटक हैं। ठीक है, तो अश्व घोष की जो रचना थी दोस्तों, महाकाव्य था अश्व घोष का सौरानंद। ठीक है, उसके आधार पर रचित ये नाटक है लहरों के राजहंस। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाले गुण कौन से हैं। दोस्तों पशु से भिन्न करने वाले गुण कौन से हैं मनुष्य के, नाखून क्यों बढ़ते, यही व्यंग्य किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इन पर। ठीक है, मनुष्य और पशु में अंतर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, संयम, संवेदना, उच्च श्रृंखलता और तप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, ये मनुष्य के गुण नहीं है उच्च श्रृंखलता। ठीक है, यहाँ पे देखिए संयम, त्याग, ठीक है, श्रद्धा और संवेदना, ये मनुष्य के गुण हैं जो कि पशुओं से हमें अलग करते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, काशदीप कहानी में बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव के ठुकराने और उसके साथ भारत वापस न जाने की पृष्ठभूमि में चंपा के मन में चलने वाला द्वंद्व क्या है। प्रेम और वितृष्णा का, प्रेम और लोकहित का, प्रेम और स्वतंत्रता का, और प्रेम और सदाचार का। ठीक है, तो मेरे अनुसार यहाँ पे ए विकल्प सही होना चाहिए, प्रेम और वितृष्णा का। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो चंपा जो बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, ठीक है, दूसरी तरफ उससे वितृष्णा भी है। वितृष्णा यानी कि उसे 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 नफरत भी करती। क्यों करती, क्योंकि उसे लगता है कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या की है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम और वितृष्णा का द्वंद्व है। ठीक है, प्रेम और लोकहित यहाँ पे नहीं हो सकता। लोकहित क्यों होता, ठीक है, हाँ ये मान सकते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि चंपा द्वीप में जो उन्होंने लोगों को बसाया था, चंपा द्वीप जो बसाया था, अगर वो भारत छोड़कर भारत चले जाएंगे उस द्वीप को छोड़कर, तो वहाँ पे लोग अकेले रह जाएंगे। ठीक है, परंतु अगर विवाह प्रस्ताव को, बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव को चंपा मान लेती और वो कहती कि हम इसी द्वीप में रहेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि बुद्धगुप्त कभी नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पे लोकहित भी साइड में कर देते हम, है ना। प्रेम और सदाचार, तो सप्रेम और सदाचार की तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, विवाह प्रस्ताव से प्रेम और सदाचार का क्या लेना देना है। प्रेम और स्वतंत्रता का भी यहाँ पे कुछ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखिए, एक अचंभा देखा रे भाई, ढाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाए। उपयुक्त वाक्यांश में क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे विकल्प में जो उत्तर होगा वही बताऊंगा। उल्टवांसियां दोस्तों, ये कबीर की उल्टवांसियां हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का वाराना वैसा ही होता जैसे आज। भक्ति काल के संबंध में किसका कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि पापा ने कहा है कि मम्मी बाजार गई और दीदी कहती हैं कि वो सिनेमा गई हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में उपवाक्य कितने हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 उपवाक्य होने चाहिए, बाकी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पत्नी कहानी की सुनंदा क्या चाहती है दोस्तों, पति के स्वभाव में नम्रता चाहती है, पति के साथ भागीदारी, पति पर अपना अधिकार, पति राजनीति के पचड़े में न पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बन गए हैं। तो पति के साथ भागीदारी चाहती है मेरे हिसाब से। ठीक है, पति के साथ पत्नी कहानी की सुनंदा क्या चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि पति के साथ भागीदारी चाहती है। वो क्यों भागीदारी चाहती है, क्योंकि उसके जो पति और उसके जो दोस्त होते हैं, के जो मित्र होते हैं, वो अक्सर स्वतंत्रता से संबंधित स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे दोस्तों उसको नहीं बताते हैं वो। ठीक है, उस पत्नी को जो उसका दोस्त है स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित, तो वो छुप छुप के सुनती है। ठीक है, तो पति के साथ भागीदारी वो चाहती है मेरे हिसाब से। ठीक है, बी होना चाहिए इसका। बाकी देखते हैं HBPSC क्या मानता है, आंसर की आएंगी तो ही हम इसका सही बता पाएंगे।
ठीक है। अगला देखिए, प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला यह भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। साकेत की उपरोक्त काव्य पंक्ति में किसके फूलने की बात की गई है? कदम्ब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं बाकी। ठीक है, जो प्रश्नों पे डाउट है वो उन पे मैं बातचीत बाद में करूँगा। ठीक है, तो ये ब्रह्मराक्ष कविता भी बहुत लंबी है दोस्तों, मुक्ति बोध की। इसको मैंने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद इसका मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो जो नहीं पढ़ा है, जो मुझे लगता है जिसमें मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, परंतु जो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनका मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। निम्नलिखित पुस्तक युग्मों में से सही नहीं है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, नवरस गुलाब राय, रस सिद्धांत नगेंद्र और रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र नंद दुलारी वाजपेयी। ये गलत है दोस्तों, निर्मला जैन की रचना है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। अगला देखिए दोस्तों, अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य क्या है? प्रहर, चक्र, सिद्धि या अंग। तो प्रहर है दोस्तों याम से तात्पर्य। ठीक है, श्रोय स्मृति में उपमय उपमान के संदर्भ में गलत है दोस्तों, इसको भी मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि दीर्घ कविता है श्रोय स्मृति। ठीक है, तो इसको भी मैंने नहीं पढ़ा, इसको भी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा अभी। हाँ, 2-3 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जिनको मैं बाद में बताऊंगा, कमेंट में बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये महादेवी वर्मा जी का संगीत है या कविता है। ठीक है, इसका भी मुझे नहीं पता है, इसका भी मैं पढ़ के ही बताऊंगा इसको, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं अभी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी पर अभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो दोस्तों ये कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अगला देखिए, इंशाअल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है दोस्तों उदयभान चरित। क्या नाम है दोस्तों? उदयभान चरित इसका दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं मिला है, जब मिलेगा तो ही मैं आपको बताऊंगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, कहानी के लेखक हैं दोस्तों, कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं गंगा प्रसाद बिमल थे। ठीक है, आपका ए विकल्प सही जाएगा। अब दोस्तों हमारा शुरू होता है बीएड पोर्शन, जिसको बीएड पोर्शन को और जो प्रश्न हमारा छूट रहे हैं इनको हम बाद में करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला हमारा 71वां प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रश्न हमारे बीएड पोर्शन के जिसको हमने छोड़ दिया है अभी। नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा, किसको रखा है दोस्तों? तो कृति को रखा है दोस्तों, जो रचना है उसको उन्होंने केंद्र में रखा है नई समीक्षाकारों ने। ठीक है, रस चर्चा की अंतर्गत नवमा रस कौन सा है दोस्तों? आसान सा प्रश्न था, शांत रस है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि समय बहुत बड़ा ज़्यादा हो रहा है नहीं तो। ठीक है, लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने नितांत आवश्यकता कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे पहला होना चाहिए। ठीक है, इसका विकल्प। चलिए अगला देखिए, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है दोस्तों? ग्लोबल काम के देवता, पहाड़, सूत्रधार या काला पहाड़। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है दोस्तों, इसका सही विकल्प है पहाड़। ठीक है, नीलय उपाध्याय का ये उपन्यास है जो कि दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है। माउंटेन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला देखिए, किस विकल्प में दी गई सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं दोस्तों? केदारनाथ सिंह के सभी कविता संग्रह कौन से हैं? तो तीसरा विकल्प सही है। यहाँ से देखो, सृष्टि पर पहरा, तालस्ताई और साइकिल, अकाल में सारस। ठीक है, अगला देखिए, बर्तनी की दृष्टि से गलत है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि सब की सब बर्तनियाँ ही सही हैं। ठीक है, श्राप भी सही है, अंतर्धान, ज्योत्सना, अतिशयोक्ति सही होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, मुझे इस तरह से लगता है कि अतिशयोक्ति सही होना चाहिए। यहाँ पे श जो है वो आधा नहीं होता है। ठीक है, हलंत युक्त नहीं होता है सब। ठीक है, तो अतिशयोक्ति मुझे लग रहा है कि ये भी सही है। तो इनमें चारों विकल्पों में मुझे सही ही लग रहा है। बाकी चलिए आप भी बताइए कि क्या होना चाहिए इसका। चलिए अगला देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के राज में जीतो शब्द सुनाई देता है, केवल किसके लिए सुनाई देता है? शत्रुओं के प्रति, दुष्टों के प्रति, इंद्रियों के प्रति या मन के प्रति? तो मन के प्रति, सिर्फ मन को जीतो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लोंजाइन्स की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है दोस्तों? काव्य में विषय वस्तु का महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं। ठीक है, ये असंगत है दोस्तों। बाकी सही है, अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं कि अभिव्यक्ति की विशिष्ट और श्रेष्ठता का नाम ही उदात्त, ये भी सही है। उदात्त विचारों के हेतु, प्रतिभा और कलात्मक संयोजन है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा विकल्प ही गलत है। ठीक है, असंगत है यानी कि। अगला देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में किसने भावत्व व्यवहार की परिकल्पना की? ठीक है, भाग व्यवहार की कल्पना करने वाले भट्टनायक थे। ठीक है, अगला देखिए, फूंक फूंक कर कदम रखना का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? बहुत आसान था। ठीक है, सोच समझ कर काम करना। अगला देखिए, असाध्य बीना में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण क्या है दोस्तों?
ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों ताल, लय, छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार। ठीक है, ये तो सब में ही था दोस्तों। अगर यहाँ पे बात की जाए असाध्य बीना को बजाने के लिए, ठीक है, केस कमली से पहले कितने लोग आए थे, उनसे नहीं बजी, क्योंकि वो उसीलिए ही बजा रहे थे, क्योंकि वो ताल, लय, छंद, स्वर, ठीक है, बजाते थे उनको। ठीक है, उनके पास ये सब चीज़ें थी, परंतु उनसे नहीं बजी वो। ठीक है, असाध्य बीणा यानी कि वो बीणा नहीं बजी थी उनसे। ठीक है, परंतु उनके पास ये सब चीज़ें थी, ठीक है, परंतु नहीं बजी। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प जो है वो गौण है, सबसे गौण यहाँ पे। बाकी वैसे तो ये सब चीज़ें असाध्य बीणा को यानी कि बीणा को बजाने के लिए जरूरी है, ठीक है, आवश्यक हैं, ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं, परंतु ये जो चीज़ें लय, ताल, छंद, ये जो है ये सबसे गौण है, चौथे नंबर पर इसको रख सकते हैं, ये कहिए आप। इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानी को चुना? दोस्तों तो सरस्वती में प्रकाशित पत्रिका, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित जो कहानियाँ थी, इंदुमती है, 11 वर्ष का समय है, ठीक है, दुलाई वाली है, इत्यादि कहानियाँ थी। ठीक है, 5-7 कहानियों को जिक्र उन्होंने किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने इंदुमती को पहली कहानी माना था हिंदी की, परंतु जो इंदुमती है उसको शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना जाता है। दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, माधवदास स्प्रे की ये कहानी है। ठीक है, इसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता रहा है और ये होनी भी चाहिए मेरे अनुसार। तो अगला देखिए, कौन सा जीवन जीवनीकार युग्म सही है? दोस्तों इनमें से एक जो वो सही होगा, बाकी गलत है। कलम का मजदूर मदन गोपाल, आवारा मसीहा विष्णुचंद्र शर्मा, महाप्राण निराला रामविलास शर्मा, अग्निसेतु गंगा प्रसाद पांडे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक विकल्प सही है, कलम का मजदूर मदन गोपाल। कलम का सिपाही दोस्तों ये प्रेमचंद जी की जीवनी है दोनों। ठीक है, कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, कलम का सिपाही अमृत राय जो कि प्रेमचंद के ही पुत्र थे उनकी है। और दोस्तों एक जीवनी और लिखी थी शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने लिखी थी प्रेमचंद घर में। ठीक है, तो ये 3 जीवनी और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं हर बार। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, ना कि विष्णु शर्मा का। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे का, यानी सेतु मैं भूल गया हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, परंतु ये तीनों गलत हैं। ठीक है, एक ही सही है। अगला देखिए, नए बने राज्यों में से हिंदी मातृभाषा वाला राज्य कौन सा नहीं है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या तेलंगाना? तो तेलंगाना नहीं, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 2013 में इसकी स्थापना होती है, बनता है तेलंगाना। तो यहाँ पे मातृभाषा हिंदी नहीं है, तेलंगाना में नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी हिंदी भाषी हैं ये। ठीक है, तेलंगाना में जो दोस्तों तेलुगु मातृभाषा। अगला देखिए, फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि कौन से? दोस्तों फैंटेसी का प्रयोग करने के लिए आसान प्रश्न था, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला देखिए, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? दोस्तों ये है अमरकांत जी की। अगला देखिए, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कौन सा है? दोस्तों इनमें लोक भाषा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, सही बात है। इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता है, नाटकीयता है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का जो स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि रीतिकाल और भारतेंदु युग, ठीक है, आधुनिक काल और रीतिकाल में यहाँ पे देखिए कि भारतेंदु युग जो आधुनिक काल का क्या था? प्रारंभ था। ठीक है, रीतिकाल का अंत था। तो एकदम से ही ब्रजभाषा को हम नहीं छोड़ सकते थे और एकदम से ही खड़ी बोली में, ठीक है, शुद्ध खड़ी बोली में या परिनिष्ठित खड़ी बोली में नहीं लिख सकते थे। तो ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ना भी वाजिब था और पड़ा है। ठीक है, इसकी भाषा प्रायः पात्रों के प्रतिकूल पड़ती है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों जो भी नाटक रचा गया है, अगर उसकी भाषा जो वो पात्रों के प्रतिकूल होगी, ठीक है, अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी, तो वो नाटक कहलाने योग्य नहीं होगा, वो तो फूहड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अंतिम विकल्प यहाँ पे असंगत गलत है। अगला देखिए, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पे व्यंजन लोप होना चाहिए। अगला देखिए, पहले अपनाई सुजान सने सो क्यों फिरी थे के तोरिए जो निर्धार आधार दे बार मझार दही गही भाना बारिय जो गहन आनंद अपने चातक को गुण बांधी ले मोहना छोरिए जो रस पियाए के जाए बढ़ाए के आस विशास में यूं विष घोरिए जो। उक्त छंद के भावार्थ के संदर्भ में असंगत कौन सा है? दोस्तों ठीक है, पहले प्रेम पूर्वक अपनाकर फिर रोष करके सब संबंध विच्छेद करना नहीं करना चाहिए, सही बात है। डूबते को सहारा देकर बचाओ तो फिर वहां पकड़कर नहीं डुबोना चाहिए, यह भी सही है। चातक को फंदे में फंसाओ तो फिर उसे मुंह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। मुझे लगता है इसका सी विकल्प सही हो जाना चाहिए, इनके असंगत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बन नहीं रहा है। अगला देखिए, सखी संप्रदाय की एक शाखा है दोस्तों, ठीक है,
तो सखी संप्रदाय दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है और ये निम्बार्क संप्रदाय की शाखा है। अगला देखिए, वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर किसकी नहीं थी? अभिजात वर्ग की भाषा के, साधारण लोगों की भाषा के, स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषाओं की, प्राचीन कवियों की भाषा के। तो दोस्तों ये अभिजात वर्ग की भाषाओं के क्या थे? पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो भाषा होनी चाहिए काव्य की वो क्या होनी चाहिए? साधारण लोगों की, ग्रामीण लोगों की जो भाषा है, ग्रामीण भाषा, वो ही काव्य की भाषा होनी चाहिए। उसमें कुछ एक परिवर्तन करके उसको काव्योचित बनाना चाहिए, काव्य उपयोगी बना के उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वो प्राचीन कवियों के पक्षधर थे, परंतु वर्तमान कवियों के वो क्या थे दोस्तों? विरोध करते थे। इसीलिए विरोध करते थे कि वो कहते कि थे जो कृत्रिम भाषा वर्तमान में जो उभर रही है उसके जो जन्मदाता हैं वो आधुनिक कवि हैं, वर्तमान कवि हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प पहला सही है। चलिए अगला देखिए, किस वाक्य में वर्तमान कालिक कृदंत के पुनरुक्त रूप से अतिशय्यता का प्रकाशन होता है? ठीक है, अतिशय्यता यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात की जाएगी, यानी कि देखते हैं, पढ़ते हैं और कहाँ पे हमें अतिशय्यता मिलती है उस पर बात करते हैं। ये कहते कहते सरिता की आंखें भर आई। ठीक है, ये कहते कहते सरिता की आंखें भर आई, तो ये मनुष्य का स्वाभाविक भाव है, गुण है। ठीक है, कहते कहते वो रो भी पड़ता है, वह पढ़ते पढ़ते उब गया। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी मैं भी उब जाता हूँ। महिमा के साथ चलते चलते राहुल ने पूछ लिया। अब लड़की के साथ चल रहा है तो कुछ एक बात तो करेगा ही, है ना। तो यहाँ पे ये भी सही बात है, इसमें भी अतिशय्यता मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, उसे भजन गाते गाते सुबह हो गई, तो ये सही विकल्प लग रहा है मुझे तो। ठीक है, डी इसका सही होना चाहिए। अगला देखिए, उदय प्रकाश की कहानी है दोस्तों। तो उदय प्रकाश की कहानी है पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, अगला देखिए, मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द कौन सा है? अनुपयुक्त, जो कि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा शब्द है? कीर्तिशेष, दिवंगत, धराशायी या पूर्ण प्रज्ञ। ठीक है, तो पूर्ण प्रज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण प्रज्ञ का मतलब होता है पूर्ण ज्ञाता, सर्वज्ञ। ठीक है, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, यहाँ पे कीर्तिशेष, ठीक है, कहते सुना होगा आपने कि उसकी कीर्ति शेष रह गई है। ठीक है, कीर्ति शेष रह गई। दिवांगत, मरा हुआ, धराशायी, यानी कि युद्धों में वो धराशायी हो गया, यानी कि मर गया, मृत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही जाना चाहिए, क्योंकि अनुपयुक्त है मृत व्यक्ति के लिए। अगला देखिए, अंधायुग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र कौन सा है? दोस्तों अपने अस्तित्व को वो धीरे धीरे खो देता है और क्रमशः क्या हो जाता है? निरपेक्ष सत्य है वो भी। ठीक है, पात्र कौन सा है? तो ये यत्सु है दोस्तों, धृतराष्ट्र का 100वां पुत्र। ठीक है, अगला देखिए, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। दोहे की प्रथम पंक्ति क्या है दोस्तों? ये जो कविता है, ये कविता है दोस्तों नागार्जुन जी की, दोहा छंद में रचित है। नेट के प्रश्न पेपर में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि शासन की बंदूक नागार्जुन की कविता में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ? तो दोहा छंद प्रयुक्त हुआ। प्रश्न इस तरह से बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या प्रश्न बना है कि जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, किसकी? इस पहली पंक्ति क्या है इसकी? ठीक है, तो मैं सिर्फ पहली पंक्ति आपको बताता हूँ। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। ठीक है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसकी पहली पंक्ति ये है, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है तो कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वापसी कहानी में रिटायर होकर उषा से घर लौटकर आए गजधर बाबू चीनी मिल में नौकरी करने के लिए चले जाते, क्योंकि क्यों चले जाते हैं वो? ठीक है, तो वो कहते हैं वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी लग रहा होगा। ठीक है, हाँ सही है, वो उनकी अवहेलना से त्रस्त होते हैं ऐसा नहीं है, परंतु वो अनुभव करते हैं। ठीक है, क्यों अनुभव करते हैं? कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका। वो कोशिश करते हैं कि वो ढलें, परंतु वो नहीं ढल पाते हैं। ठीक है, तो डी विकल्प सही होना चाहिए मेरे अनुसार। अगला देखिए दोस्तों, हेरिमानंद को गोमानी मारे। दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, इसका उत्तर दोस्तों अगर मेरे अनुसार यहाँ पे बात की जाए तो डी होना चाहिए, बदन का अर्थमुख है। ठीक है, बाकी अगला देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्म शक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना किस वाक्य में हुई है? दोस्तों यहाँ पे श्रोता को, जैसे मैं कह रहा हूँ आप श्रोता ही समय। ठीक है, आश्वस्त के साथ साथ प्रभावित करने वाले कौन से वाक्य और आत्मविश्वास मेरा झलकना चाहिए। अगर कोई मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूँ और आत्मविश्वास मेरा नहीं झलक रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी बात की आत्मविश्वास के साथ आत्म परितोष, और मुझे संतुष्टि भी होनी चाहिए कि हाँ जो मैंने बात कही है वो सही है। व्यंजना किस वाक्य में हुई है ये आपको बताना है। मैं खड़े खड़े तुम्हारा काम करा दूंगा। ठीक है, इसमें अतिशय्यता।
तुम्हारा काम पलक झपकते हो जाएगा, चुटकी बजाते तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो तुम्हारा काम करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों है, ठीक है, इसमें क्या है, अस्वस्थ प्रभावित करने वाला भी है, आत्मशक्ति भी है, ठीक है, आत्म परितोष भी है। ठीक है, अंतिम विकल्प मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। तो ये 100 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों हमारे। ठीक है, अब देखते हैं हम उसके बाद जो हमारे 2-4 प्रश्न छूट गए हैं और बीएड का पोर्शन को। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद तब तक के लिए।